जय सिया राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं अंजलि तिवारी द्वंद्व समास का टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम द्वंद्व समास के विषय में जानेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, द्वंद्व समास से जुड़े और भी कुछ बिंदुओं को तथा द्वंद्व समास के उदाहरणों को भी हम और आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए अविलंब हम अपने द्वंद्व समास की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि द्वंद्व समास लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वंद्व कैसे लिखा जाता है। तो इसको आप विशेष कर ध्यान दें इस पे कि द्वंद्व कैसे लिखा जाता है। तो द्वंद्व बच्चों दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो प्रायः जो आप देखते हैं इस तरह से, और एक द्वंद्व इस तरह से भी लिखा जाता है। बच्चों, अगर इस तरह से कोई शब्द लिखा है, मतलब पहले एक लिखा है, नीचे उसके आधा, आपको लग रहा है यहाँ पे आधा हुआ है, लेकिन अगर इस तरह से हो तो जान लें हमेशा कि नीचे वाला वर्ण पूरा है और ऊपर वाला वर्ण आधा है। तो यानी यहाँ पे द आधा है, तो हम दा को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी दा के नीचे हमने जब हलंत लगा दिया तो इसका मतलब हमने दा को स्वर रहित कर दिया, अर्थात हमने दा में से आ को निकाल दिया। अब ऐसे हो गया बच्चों। अब देखिए वाह यहाँ पे पूरा है, तो द्वंद्व लिखना है हमें, तो फिर यहाँ पे दा हम आधा करेंगे और फिर हम यहाँ पे वाह पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से भी बच्चों हम द्वंद्व लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम द्वंद्व लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है बच्चों कि वाह यहाँ पे दोनों जगह है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं द्वंद्व, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल ध्यान दे बच्चों कि यहाँ पे दो बार वाह है। इस तरह से भी आप अगर द्वंद्व लिखेंगे तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, और अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रायः आपको देखने को मिलता है हमेशा अधिकतर, तो बच्चों ये वाला मिलता है आपको। तो आप द्वंद्व लिखना भली प्रकार से जान गए होंगे बच्चों। अब आइए द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं कि द्वंद्व समास को कैसे परिभाषित हम कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम द्वंद्व का अर्थ जान लें क्या होता है। तो द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जोड़ा या युग्म, द्वंद्व का क्या मतलब होता है बच्चों? तो जोड़ा या युग्म। आगे है जिस समास के दोनों पद, मैंने बताया था समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व मतलब पहले वाला, यानी पहले वाला जो शब्द है उसे हम पूर्व पद बोलेंगे, और जो बाद वाला शब्द है उसको हम उत्तर पद बोलेंगे। तो जिस समास के दोनों पद, अर्थात प्रथम वाला भी और उत्तर वाला भी या द्वितीय वाला भी पद दोनों प्रधान हो, तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, लेकिन जो आप द्वंद्व समास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि द्वंद्व समास में दोनों पद यानी प्रथम पद भी और द्वितीय पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में, आपको ध्यान रखना है। तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय। अब आइए पहले इसको हम जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। समुच्चय बोधक अव्यय बच्चों ये एक अविकारी शब्द है, अर्थात जिन शब्दों में ना तो हम लिंग के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही वचन और कारक के अनुसार, अर्थात वो हमेशा बिल्कुल अपनी वैसी ही स्थिति में बने रहेंगे। ना तो हम उनमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही हम उसमें कुछ और जोड़ सकते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है बच्चों वो होता है अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे सुनने में तो आपको बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन बच्चों इंग्लिश में अगर हम बात करें कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय को इंग्लिश में कंजंक्शन बोला जाता है। कंजंक्शन यानी जो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को, दो शब्दांशों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो द्वंद्व समास में बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय यानी जो दो शब्दों को जोड़े ऐसे अव्यय का लोप कर दिया जाता है द्वंद्व समास में। तो
उसे हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। फिर से परिभाषा देखिए बच्चों एक बार, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान हो और उनमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो, तो वहां पे बच्चों कौन सा समास होता है, तो वो वहां पे द्वंद्व समास होता है। आइए द्वंद्व समास से जुड़े कुछ और बिंदु हम लोग ध्यान रखते हैं, इसमें देखते हैं जो आपको परीक्षा में द्वंद्व समास को पहचानने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं वो बिंदु कौन कौन से हैं। तो द्वंद्व समास का विग्रह करने पर, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा शब्द लगता है। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर अर्थात द्वंद्व समास के समस्त पद के सभी पदों को जब हम अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा विग्रह। तो द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में, यानी दोनों पदों के बीच में, दो पद होते हैं हमेशा समास में, तो उन दोनों पदों के बीच में या तो और लगेगा या फिर या, अथवा, तथा आदि शब्द लगता है। आइए अगला बिंदु देखते हैं क्या है। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको परीक्षा में आपकी मदद करेगा द्वंद्व समास को पहचानने में। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये वाला मार्क आपको परीक्षा में अगर द्वंद्व समास का उदाहरण है तो प्रायः आपको देखने को मिलेगा। इसे हम लोग बच्चों इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, यानी योजक चिन्ह बोलते हैं। इसी के तरीके एक और भी चिन्ह होता है, लेकिन ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, जिसे हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे डैश बोलते हैं। तो लेकिन जो योजक चिन्ह होता है वो निर्देशक चिन्ह की अपेक्षा छोटा होता है। तो योजक चिन्ह प्रायः आपको द्वंद्व समास के उदाहरणों में देखने को मिल सकता है, लेकिन हमेशा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं भी लगा है और वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो आइए अब हम द्वंद्व समास के उदाहरणों को देखते हैं कि कैसे क्या लगा रहेगा, कैसे हम इसका समस्त पद बनाएंगे और कैसे हम इसका विग्रह करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। माता पिता, माता पिता। तो यहाँ पे बच्चों माता पिता ये एक समस्त पद है और पहचानने में भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। तो बच्चों इसी योजक चिन्ह को हमें हटाकर समास विग्रह करना है, यानी दो पदों को जोड़ देना है। तो माता पिता यानी हमेशा दो पदों के बीच में विग्रह करने पर और हम लगाएंगे, प्राय हम और ही लगाते हैं। तो माता पिता, तो यानी माता और पिता, इसका विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, माता और पिता, माता और पिता। केवल और लगा देना है आपको, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है एकदम। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, देश विदेश, देश विदेश। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो द्वंद्व समास का जो उदाहरण होता है, यानी जो समस्त पद आपको परीक्षा में समास विग्रह करने के लिए पूछता है, तो जो दोनों पद हैं, यानी पहला पद जो देश है और जो उत्तर पद है वो विदेश है, तो दोनों पदों के बीच में प्राय आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योजक चिन्ह लगा है, ये है समस्त पद। अब हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, देश विदेश यानी देश और विदेश, देश और विदेश, देश और विदेश। और एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कभी कभी उल्टा भी होता है, जैसे विपरीतार्थक शब्द भी होते हैं वो एक दूसरे के, ऐसा भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है द्वंद्व समास में। जैसे गुण दोष, तो गुण का विलोम क्या होता है बच्चों, दोष होता है। तो कभी कभी ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं द्वंद्व समास में। गुण दोष दोनों का स्वतंत्र अर्थ है, एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है इसमें, और दोनों पदों के बीच में आप योजक चिन्ह आसानी से देख पा रहे होंगे। तो गुण दोष यानी गुण और दोष, इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा बच्चों, गुण और दोष। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, पहचानने के लिए परीक्षा में आएगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर द्वंद्व समास का कोई उदाहरण दिया है तो आपको उसमें बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, दोनों पदों के बीच में। कई कई ऐसे भी उदाहरण है जिनमें नहीं भी मिल सकता है, लेकिन प्रायः आपको ये मिलेगा। तो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, इससे आप सरलता से पहचान पाएंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। अब आइए उन उदाहरणों को देखते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा होता है फिर भी उनमें द्वंद्व समास होता है। जैसे बच्चों सीता राम, सीता राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा है फिर भी लेकिन यहाँ पे द्वंद्व समास है, तो इसका विग्रह हो जाएगा बच्चों सीता और राम, सीता और राम। और एक उदाहरण लें हम, हरिशंकर, हरिशंकर। यहां भी बच्चों देखिए योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका भी हम विग्रह करेंगे हरि और शंकर, हरि और शंकर, हरि और शंकर। और एक उदाहरण लें हम, जैसे धनुर्बाण, धनुर्बाण। तो बच्चों यहां भी देखिए योजक चिन्ह नहीं लगा है इसमें, तो तब भी यहाँ पे द्वंद्व समास है, तो इसका विग्रह हम करेंगे धनु और बाण। धनु मतलब धनुष, चाहे धनुष और बाण करें या फिर धनु और बाण करें, बात एक ही है। धनु और बाण, बाण मतलब तीर, धनु मतलब धनुष। और जैसे हम एक उदाहरण लें, पाप पुण्य, ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, पाप पुण्य, इसमें तो लगा है योजक चिन्ह बच्चों। पाप पुण्य एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द है या विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, पाप पुण्य, लेकिन बीच में इनके योजक चिन्ह लगा है, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो आप इसका विग्रह करेंगे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो बच्चों इस तरह से आप द्वंद्व समास के ढेर सारे उदाहरणों को लिखें और उन्हें पढ़ें और अपना मूल्यांकन करें कि कहां तक आप द्वंद्व समास को हल कर पा रहे हैं। और अगर आपको इसमें भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सरस्वती क्लासेस को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। पुनः मिलते हैं अगले समास के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।